हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम सिंपली सपोर्टेड बीम में पॉइंट लोड के केस में शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना सीखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। एक सिंपली सपोर्टेड बीम दी हुई है जिसमें सेंटर पर पॉइंट लोड W एक्ट कर रहा है। तो इस पॉइंट लोड W के कारण मेरा शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम किस प्रकार बनेगा वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले इस पॉइंट लोड W के कारण दोनों एंड्स पर एक सपोर्ट रिएक्शन डेवलप होगी जिसको हम नाम दे रहे हैं RA और RB। तो सबसे पहले मुझे RA और RB की वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगी। तो हम इक्विलिब्रियम की कंडीशन से अप्लाई करते हैं। तो मेरी पहली इक्विलिब्रियम कंडीशन है सिग्मा V इक्वल टू 0, सम ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस इक्वल टू 0। मतलब क्या है, वर्टिकल फोर्सेस का जो सम है वो मैं 0 लूँगा और अपवर्ड जो फोर्स होगा उसको पॉजिटिव लूँगा और जो डाउनवर्ड फोर्स होगा उसको नेगेटिव लूँगा। तो हम देखते हैं सबसे पहले अपवर्ड फोर्स कौन सा है, RA, और अपवर्ड फोर्स दूसरा कौन सा है, RB। तो RA और RB दोनों मैंने पॉजिटिव ले लिए और ऊपर से एक डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है W, तो उसको मैंने नेगेटिव ले लिया। तो RA प्लस RB माइनस W इक्वल टू 0। तो RA प्लस RB को हमने क्या लिख दिया, W। अब नेक्स्ट इक्विलिब्रियम कंडीशन हम लगाते हैं। किसी भी पॉइंट के अबाउट समीशन ऑफ मोमेंट की वैल्यू क्या रहेगी, 0। तो मैं मान के चल रहा हूँ, मैं B पॉइंट कंसीडर कर रहा हूँ। तो B पॉइंट के अबाउट ये जो लोड लग रहे हैं इनके कारण जो मोमेंट जनरेट हो रहा है उसका समीशन। तो हम देख लेते हैं मोमेंट क्या होता है। मोमेंट होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मैं इस फॉर्मूले से मोमेंट कैलकुलेट करूँगा। तो मेरा पहला फोर्स है RA और उसकी B पॉइंट तक डिस्टेंस कितनी है, L। तो RA इंटू L मेरा क्या हो गया, मोमेंट। और चूँकि ये क्लॉकवाइज मोमेंट जनरेट करेगा ये फोर्स, तो मेरा ये मोमेंट पॉजिटिव हो जाएगा। तो मेरा मोमेंट हो गया RA इंटू L पॉजिटिव। नेक्स्ट मोमेंट जो डेवलप होगा वो इस पॉइंट लोड के कारण होगा। तो मैं देख लेता हूँ इस पॉइंट लोड की B पॉइंट से डिस्टेंस कितनी है, L/2। तो W इंटू L/2 मेरा मोमेंट हो गया और ये लोड बीम को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा। तो मेरा मोमेंट कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। तो RA इंटू L पॉजिटिव माइनस W इंटू L/2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरी RA की वैल्यू कैलकुलेट होके आ गई W/2। अब मेरी RA की वैल्यू कैलकुलेट होके आ गई W/2। इस वैल्यू को मैं अगर इक्वेशन 1 में पुट कर दूंगा तो मेरी RB की वैल्यू होके आ जाएगी। तो मेरी RB की वैल्यू आ गई W/2। अब मैं शियर फोर्स कैलकुलेट करूंगा। तो शियर फोर्स कहाँ कैलकुलेट करना है, शियर फोर्स हमें उन सभी पॉइंट्स पे कैलकुलेट करना है जहाँ पर लोड एक्ट कर रहा है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ पर रिएक्शन RA एक्ट कर रही है, C पॉइंट जहाँ पर W लोड लग रहा है और B पॉइंट जहाँ पर RB रिएक्शन एक्ट कर रही है। इन सारे पॉइंट्स पे मुझे शियर फोर्स निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं पॉइंट A की बात करता हूँ। तो पॉइंट A के लिए अब किसी भी पॉइंट पे शियर फोर्स की दो वैल्यूज़ आती हैं। एक वैल्यू आती है उस पॉइंट के जस्ट लेफ़्ट और एक वैल्यू आती है जस्ट राइट। तो हम पहले पॉइंट A पर देख लेते हैं। शियर फोर्स की वैल्यू लेफ़्ट में कितनी आएगी। अब चूँकि हम लेफ़्ट टू राइट चलेंगे, हम शियर फोर्स लेफ़्ट टू राइट कैलकुलेट करेंगे। हम शियर फोर्स लेफ़्ट टू राइट कैलकुलेट करेंगे। तो मेरी सबसे पहले A के लेफ़्ट में मैं देख लेता हूँ कोई फोर्स एक्ट कर रहा है क्या। यहाँ पर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है A के लेफ़्ट में। तो मेरी शियर फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। अगर मैं A के राइट में देखूँ, A के राइट में अगर मैं शियर फोर्स कैलकुलेट करूँ तो यहाँ पर कितने फोर्स एक्ट कर रहे हैं, केवल एक, कौन सा, RA। तो शियर फोर्स एट A अगर राइट में कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, RA, जिसकी वैल्यू आ गई W/2। हम ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं। नेक्स्ट हम निकालते हैं
शियर फोर्स एट पॉइंट सी। अब सी पॉइंट पे भी दो शियर फोर्स आएंगे, एक लेफ़्ट में और एक राइट में। तो अगर मैं लेफ़्ट में कंसीडर करूं और लेफ़्ट से अगर मैं कैलकुलेट करूं तो सी के लेफ़्ट तक मेरे कितने लोड आ रहे हैं, केवल एक जो फोर्स आ रहे हैं। तो सी के भी शियर फोर्स में, सी के भी लेफ़्ट में शियर फोर्स कितना आ गया, आ रहे, जो कि है W/2। अब अगर मैं शियर सी के राइट में कैलकुलेट करूं तो सी के राइट में देख लेते हैं। सी के राइट में अब शियर फोर्स यहाँ सी के राइट में निकालना है तो कितने लोड हो जाएंगे, एक लोड आर ए हो जाएगा, एक लोड डब्ल्यू हो जाएगा। तो मेरे कितने लोड हो गए अब, दो। तो शियर फोर्स एट सी राइट, पहला फोर्स हुआ W/RA जिसकी वैल्यू W/2 हम कैलकुलेट कर चुके हैं, और दूसरा फोर्स हुआ W। RA ऊपर की तरफ लग रहा था इसलिए हमने पॉजिटिव लिया, और RB नीचे की तरफ लग रहा है इसलिए नेगेटिव लिया। तो ये हो गया -W। तो W/2 -W बचा मेरा माइनस का W/2। अब हम थर्ड पॉइंट, आखिरी पॉइंट जो है B पॉइंट, उस पर शियर फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम B के लेफ़्ट में देख लेते हैं। तो B के लेफ़्ट में भी हमारे कितने लोड लग रहे हैं, एक लोड W लग रहा है और एक लोड RA लग रहा है। तो मेरा शियर फोर्स एट B कैलकुलेट होके आ जाएगा माइनस का W/2। अगर हम B के राइट में देखें तो हमारा एक फोर्स और ऐड हो जाएगा जो कि है रिएक्शन RB। तो B के राइट में अगर मुझे यहाँ शियर फोर्स कैलकुलेट करना है तो जितने भी सारे लोड हैं वो सब जुड़ जाएंगे। तो मेरा RA लोड लग रहा है, W लग रहा है और RB लोड लग रहा है। तो तीनों को मैंने जोड़ दिया तो मेरा शियर फोर्स कितना आ गया, 0। अब अगर मैं शियर फोर्स डायग्राम बनाता हूँ तो शियर फोर्स डायग्राम कैसे बनेगा, सबसे पहले हम बीम बनाते हैं और एक लाइन खींच लेते हैं, रेफरेंस लाइन बोलते हैं इसको। अब हम देख लेते हैं हमारा A पॉइंट पर शियर फोर्स की वैल्यू, पहली वैल्यू 0 आई थी तो हमने 0 पे पॉइंट मार्क कर दिया। दूसरी वैल्यू मेरी W/2 आई थी तो हमने W/2 का एक पॉइंट मार्क कर दिया A पर। अब अगर हम C पर देखें तो C पर पहली वैल्यू मेरी +W/2 थी तो मैंने एक W/2 का पॉइंट C पर मार्क कर दिया, और मेरी C पर दूसरी वैल्यू थी -W/2, तो -W/2 का मैंने एक पॉइंट C पॉइंट पर मार्क कर दिया। अब पॉइंट B पे देख लेते हैं तो एक आया था -W/2 और दूसरा 0, तो हमने एक -W/2 ले लिया, एक 0 ले लिया। फिर हम इन सारे पॉइंट्स को अगर जोड़ देते हैं तो ये मेरा शियर फोर्स डायग्राम बन जाता है। ऊपर का पॉजिटिव हो गया और नीचे का नेगेटिव, क्योंकि नीचे की वैल्यू मेरी नेगेटिव आ रही थी। तो ये मेरा शियर फोर्स डायग्राम बन गया। अब मैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अगर बनाऊंगा तो वो कैसे बनेगा, तो हम वो देख लेते हैं जल्दी से। तो हमें बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए पहले बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब सिंस पॉइंट A और B कैसे हैं, मेरे सिंपली सपोर्टेड हैं, तो पॉइंट जो सिंपली सपोर्टेड पॉइंट्स जो होते हैं वहाँ पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 0 होती है। तो मेरा पॉइंट A और B पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो मैंने यहाँ लिखा है बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट A इक्वल टू बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट B इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि ये मेरा पॉइंट कैसा था, हिंज पॉइंट था या सिंपली सपोर्टेड था। अगर ये फिक्स पॉइंट होता तो यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 0 ना होके कुछ वैल्यू आती। तो हमको अब बेंडिंग मोमेंट केवल पॉइंट C पर निकालना है, तो हम C पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट निकाल लेते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट का भी मैंने फार्मूला बताया, बेंडिंग मोमेंट का फार्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो C पॉइंट पर मुझे अगर बेंडिंग मोमेंट निकालना है तो मैं लेफ़्ट से भी निकाल सकता हूं और राइट से भी निकाल सकता हूं, बस मुझे साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर मैं लेफ़्ट से निकालूंगा तो क्लॉकवाइज पॉजिटिव लूँगा, और अगर राइट से निकालूंगा तो एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लूँगा। तो हम लेफ़्ट से अगर बेंडिंग मोमेंट निकालें तो मेरा बेंडिंग मोमेंट कितना हो जाएगा, RA इंटू फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स मेरा RA लग रहा है और डिस्टेंस मेरी L/2 है। RA की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अगर हम RA की वैल्यू रख देते हैं W/2 और इंटू डिस्टेंस L/2 कर देंगे तो मेरा मोमेंट कितना आ जाएगा, WL/4।
अब हम इसका अगर डायग्राम बना लें तो डायग्राम कैसे बन जाएगा, मेरा ए पॉइंट पर मोमेंट 0 है, बी पॉइंट पर भी मोमेंट 0 है और सी पर WL/4 है। तो मैं इन तीनों पॉइंट को अगर मिला देता हूँ तो मेरा ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम दी है AB जिसकी ओवरऑल लेंथ 8 मीटर है। अब हमें एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें एक बीम दी है AB जिसकी टोटल लेंथ 8 मीटर है। पॉइंट C पर 4 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, पॉइंट D पर 10 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है और पॉइंट E पर 7 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है। इसके लिए हमें शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने हैं। तो सबसे पहले हम इक्विलिब्रियम इक्वेशन का यूज़ करके रिएक्शंस RA और RB निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम सिग्मा V = 0 लगाते हैं, सम ऑफ ऑल वर्टिकल रिएक्शन इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा, RA + RB = 21 आ जाएगा। RA अपवर्ड है तो पॉजिटिव लिया, RB भी अपवर्ड है तो पॉजिटिव लिया, बाकी 4 + 10 + 7 सम आ जाएगा मेरा 21। तो वो डाउनवर्ड लग रहे थे तो इसलिए तो हम इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाएंगे। सबसे पहले लगाएंगे सिग्मा V = 0। तो मेरा सम ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस का सम 0 होगा। तो मेरे यहाँ 5 फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। तो पहले RA + RB ये दोनों ऊपर की तरफ लग रहे हैं और -4 -10 और -7 = 0 होगा। तो जब -4 -10 और -7 इनको जोड़ दूंगा तो मेरा सम कितना आ जाएगा, 21। और इस 21 को मैं इस तरफ ले जाऊंगा। तो मैंने लिख दिया है डायरेक्ट RA + RB = 21। उसके बाद हम देख लेते हैं मोमेंट, सेकंड इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज़ करते हैं, सम ऑफ ऑल द मोमेंट अबाउट पॉइंट B = 0। तो अब मोमेंट किस किस फोर्सेस के कारण डेवलप होगा। तो सबसे पहले हम पॉइंट A देख लेते हैं। A पर जो लोड लग रहा है उसके कारण जो मोमेंट डेवलप होगा वो हो जाएगा RA × टोटल डिस्टेंस 8। तो सबसे पहले मैंने लिखा RA × 8। नेक्स्ट लोड है मेरा 4 किलो न्यूटन का। तो 4 किलो न्यूटन के लोड की B से डिस्टेंस हो जाएगी 6.5। तो -4 × 6.5। अब RA जो है वो मेरा क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस करेगा तो उसको मैंने पॉजिटिव ले लिया है। और ये जो 4 किलो न्यूटन का लोड है वो कैसा मोमेंट प्रोड्यूस करेगा, वो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस करेगा। तो इसलिए इसको मैंने नेगेटिव ले लिया है। फिर 10 किलो न्यूटन के लोड के कारण जो मोमेंट डेवलप होगा वो 10 × 4 और कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसको भी मैंने नेगेटिव लिया। और 7 किलो न्यूटन के लोड के कारण जो मोमेंट प्रोड्यूस होगा वो हो जाएगा 7 × 2, वो भी एंटी क्लॉकवाइज। तो इसको भी मैंने नेगेटिव ले लिया। सम ऑफ ऑल द मोमेंट 0 = 0 होगा तो मैंने 0 के इक्वल कर दिया। तो इसको सॉल्व करके मैंने निकाल दिया, RA की वैल्यू मेरी आ गई 10 किलो न्यूटन। तो RA आ गया मेरा 10 किलो न्यूटन। तो RA + RB की जो इक्वेशन थी मुझे उसमें RA + RB कितना दिया था, 21 मैंने निकाला था। तो इसमें अगर मैं RA की वैल्यू रख देता हूँ तो मेरा RB कैलकुलेट होके आ जाएगा 11 किलो न्यूटन। अब मेरा RA और RB की वैल्यू आ गई तो मैं शियर फोर्स कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो शियर फोर्स मैं कहाँ कहाँ कैलकुलेट करूँगा, स्टार्टिंग पॉइंट, एंड पॉइंट और जहाँ पर लोड लग रहा है। तो सबसे पहले मैं पॉइंट A ले लेता हूँ। तो जैसा पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था, एक ही पॉइंट पर 2 शियर फोर्स निकलेंगे। तो सबसे पहले हम पॉइंट A देख लेते हैं। A पॉइंट की बात करें तो इसके लेफ़्ट में कोई फोर्स नहीं है तो A के लेफ़्ट में शियर फोर्स 0 हो जाएगा। और अगर A के राइट में अपन कैलकुलेट करें तो मेरा ये जो फोर्स RA लग रहा है वो जुड़ जाएगा। तो मेरा राइट में फोर्स कितना हो जाएगा, प्लस का RA। तो कितना RA की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, 10 किलो न्यूटन। तो A पॉइंट पे शियर फोर्स की वैल्यूज़ आ गई 0 और 10। अब हम C पॉइंट पर आ जाते हैं। C पॉइंट पे हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले C पॉइंट के लेफ़्ट में कितने फोर्स हैं, C पॉइंट के लेफ़्ट में है एक फोर्स केवल RA। तो लेफ़्ट में शियर फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10। और जैसे ही मैं
सी के आगे राइट में बढ़ता हूँ तो मेरा एक फोर्स और जुड़ जाएगा जो कि है 4 किलो न्यूटन का। तो अब सी के राइट में मेरे दो फोर्स हो गए, एक आर ए और एक 4। तो एक आर ए अपवर्ड है और 4 जो है वो डाउनवर्ड है, तो आर ए को पॉजिटिव लेंगे और डाउनवर्ड वाले को नेगेटिव लेंगे। तो मेरा 10 - 4 हो जाएगा 6 किलो न्यूटन। अब नेक्स्ट हम आगे अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं, पॉइंट डी की तरफ। तो डी पॉइंट पर अगर हम लेफ़्ट में कैलकुलेट करेंगे तो मेरे केवल दो फोर्स आएंगे, एक 4 किलो न्यूटन, एक आर ए। तो मेरा डी पर टोटल शियर फोर्स हो जाएगा 6। अब अगर डी के राइट में मैं बढ़ता हूँ तो डी के राइट में एक फोर्स और जुड़ जाएगा 10 किलो न्यूटन का डाउनवर्ड की तरफ, तो नेगेटिव और 10 और हो जाएगा। तो 6 - 10 हो जाएगा मेरा -4। अब हम पॉइंट ई की तरफ बढ़ते हैं। तो ई के लेफ़्ट में जो शियर फोर्स आएगा वो उतना ही आएगा जितना डी के राइट में आया था, क्योंकि डी और ई के बीच में कोई लोड नहीं है। तो जितना डी के राइट में जो शियर फोर्स आया था उतना ही ई के लेफ़्ट में आ गया। कितना आ गया? 4 किलो न्यूटन। अब ई के राइट में कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ई के राइट में जैसे अपन पहुँचेंगे तो एक 7 किलो न्यूटन का लोड और जुड़ जाएगा नीचे की तरफ। तो ई के राइट में देख लेते हैं, -4 और -7, तो मेरा हो गया -11 किलो न्यूटन। अब हम आखिरी पॉइंट बी पॉइंट पर आ जाते हैं। तो बी के लेफ़्ट में जो शियर फोर्स होगा वो ई के राइट के बराबर होगा, क्योंकि ई और बी के बीच में कोई लोड नहीं आया है। तो मेरा शियर फोर्स एट बी कितना हो जाएगा? -11 किलो न्यूटन। और जैसे ही मैं बी के राइट में पहुंचूंगा तो मेरा एक फोर्स जो आर बी रिएक्शन थी वो और जुड़ जाएगी। तो -11 और +11 मेरा शियर फोर्स एट पॉइंट बी आ जाएगा 0। तो अब मैं अगर शियर फोर्स डायग्राम बनाऊं तो कैसे बनाएंगे? एक हम रेफरेंस लाइन खींच देते हैं। उसके बाद मेरा पॉइंट ए पर शियर फोर्स पहला 0 आया था तो 0 मैंने मार्क कर दिया। दूसरा शियर फोर्स 10 आया था तो मैंने 10 ले लिया। उसके बाद पॉइंट अगर सी पर आ जाएं तो पॉइंट सी पर पहला शियर फोर्स मेरा 10 था तो मेरा पहला 10 आ गया। दूसरा शियर फोर्स 6 था तो मेरा 6 आ गया। अब पॉइंट डी पर आ जाते हैं। तो डी पर शियर फोर्स पहला 6 था और दूसरा शियर फोर्स मेरा -4 था। तो मैं इस रेफरेंस लाइन के नीचे आ जाता हूँ, क्योंकि रेफरेंस लाइन के ऊपर मैं पॉजिटिव लूँगा और नीचे नेगेटिव लूँगा। तो -4 हम कहाँ दिखाएंगे? नीचे की तरफ। तो ये मेरा -4 आ गया। ऐसे ही पॉइंट बी पर -4 और -11 और पॉइंट आखिरी पॉइंट बी पर -11 और 0। फिर मैं जब इन सारे पॉइंट्स को जोड़ दूंगा तो मेरा शियर फोर्स डायग्राम बन जाएगा, जो कि कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो ये मेरा शियर फोर्स डायग्राम बन के आ गया। अब मैं बेंडिंग मोमेंट की कैलकुलेशन कर लूँगा और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना दूंगा। तो बेंडिंग मोमेंट भी हमको कहाँ निकालने पड़ेंगे? जहाँ जहाँ लोड लग रहे हैं उन पॉइंट्स पे मैं बेंडिंग मोमेंट की कैलकुलेशन करूँगा। और बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स दोनों ही हम लेफ़्ट से और राइट से दोनों तरफ से कैलकुलेट कर सकते हैं। बस साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है। अगर आपको साइन कन्वेंशन में कोई डाउट है तो मेरे पिछले वीडियो में जाके आप देख सकते हैं किस प्रकार साइन कन्वेंशन लेना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। मोमेंट सबसे पहले हम, चूँकि ये सिंपली सपोर्टेड बीम है तो हमारा ए पॉइंट और बी पॉइंट पर मोमेंट की वैल्यू क्या रहेगी? 0 रहेगी। तो हमने लिखा बेंडिंग मोमेंट एट ए एंड बेंडिंग मोमेंट एट बी = 0। अब हम आगे नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सी पॉइंट। तो सी पॉइंट पर अगर मुझे बेंडिंग मोमेंट निकालना है तो मैं कहाँ से निकालूंगा? लेफ़्ट से अगर निकालूंगा तो मेरा बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा? फोर्स आर ए इंटू इस आर ए की सी तक डिस्टेंस। तो मेरा फोर्स आर ए की वैल्यू है मेरी 10 और इस आर ए की सी पॉइंट तक डिस्टेंस है 1.5, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। तो 10 × 1.5 हो जाएगा मेरा 15 किलो न्यूटन मीटर। ये मेरा बेंडिंग मोमेंट आ गया सी पॉइंट पर। अब अगर मैं बेंडिंग मोमेंट डी पॉइंट पर निकालता हूँ तो डी पॉइंट पर निकालने के लिए अगर मैं लेफ़्ट से देखूँ तो मेरा पहला लोड है आर ए और उस आर ए की डी पॉइंट तक डिस्टेंस। जिस पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं हमेशा लोड की उसी पॉइंट तक डिस्टेंस देखनी है। तो अगर आर ए लोड ले रहे हैं और डी पर मुझे बेंडिंग मोमेंट निकालना है तो आर ए और डी के बीच की दूरी मैं लिखूँगा। तो आर ए की वैल्यू है मेरी 10 और डी तक उसकी दूरी है 4 मीटर। तो 10 × 4 और ये 10 × 4 क्लॉकवाइज मोमेंट जनरेट होगा। आर ए जो है वो क्लॉकवाइज मोमेंट जनरेट करेगा।
तो उसको हम पॉजिटिव लेंगे। अब नेक्स्ट हमारा लोड है 4 किलो न्यूटन जो कि सी पर लग रहा है। तो इस 4 की डी पॉइंट से दूरी कितनी है 2.5 मीटर। तो 4 इंटू 2.5 मेरा मोमेंट हो गया, और ये कैसा एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस होगा, तो इसको मैंने नेगेटिव ले लिया। तो इसको मैं सॉल्व करके करता हूँ तो मेरी वैल्यू आ जाएगी 30 किलो न्यूटन मीटर। अब नेक्स्ट हम पॉइंट ई पर अगर बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करते हैं तो हम देख लेते हैं बेंडिंग मोमेंट एट ई। अगर मैं लेफ़्ट से कैलकुलेट करता हूँ तो मेरा पहला लोड है आर ए इंटू इसकी ई तक दूरी, तो ई तक डिस्टेंस हो जाएगी इसकी 6, तो 10 इंटू 6। मेरा अगला लोड है 2.5 किलो। हम ई पर बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करते हैं, तो हम अगर लेफ़्ट से देखें तो मेरा पहला लोड है आर ए और इसकी ई पॉइंट तक दूरी है 6 मीटर। तो आर ए इंटू 6 मतलब 10 इंटू 6, और ये क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस करेगा, तो ये इसको मैं पॉजिटिव लूँगा। उसके बाद नेक्स्ट लोड है मेरा 4 किलो न्यूटन का, और इस 4 किलो न्यूटन लोड की डी पॉइंट तक दूरी है 4.5 मीटर। तो 4 इंटू 4.5 ये मेरा मोमेंट हो गया, और ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस करेगा, तो इसको मैंने नेगेटिव ले लिया है। नेक्स्ट लोड है मेरा 10 किलो न्यूटन का। तो इस 10 किलो न्यूटन के लोड के कारण भी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस होगा ई पर। तो इस 10 किलो न्यूटन लोड की ई पॉइंट से दूरी है 2 मीटर। तो मैंने देख लिया 10 इंटू 2 का भी मोमेंट प्रोड्यूस होगा, वो भी एंटी क्लॉकवाइज होगा, इसलिए इसको नेगेटिव ले लिया। अब इसको सॉल्व करूँगा तो मेरा मोमेंट आ जाएगा 22 किलो न्यूटन मीटर। तो हमारे सारे पॉइंट्स पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू आ गई। अब हम इसको अगर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, हम एक रेफरेंस लाइन खींचेंगे। चूँकि मेरी सारे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू पॉजिटिव आई है, इसलिए मेरा जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा वो इस रेफरेंस लाइन के ऊपर ही बनेगा। तो मेरा ए पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 0 है, तो ए पर 0 ले लिया। पॉइंट सी पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 15 है, तो 15 मार्क कर ली। पॉइंट डी पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 30 है, तो थोड़ा ऊपर ले लिया। पॉइंट ई पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 22 है, तो 22 ले ली। और पॉइंट बी पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 0 है। जब मैं इन सारे पॉइंट्स को मिला दूंगा तो मेरा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन जाएगा। तो ये है मेरा फाइनल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम।